क्या जातीय जनगणना होनी चाहिए? क्या ये जातीय जनगणना बिहार के लिए फायदेमंद है, या ये जातीय जनगणना बिहार को एक बार फिर से उसी जाति के गर्त में लेकर के जाएगी जिससे धीरे धीरे बिहार उबर रहा है? एक तरफ जगदानंद सिंह जनता दल यूनाइटेड को सॉफ्ट सिग्नल दे रहे हैं कि तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष है जातीय जनगणना को लेकर के, जिसमें जनता दल यूनाइटेड की सबसे बड़ी बिहार में सहयोगी पार्टी और केंद्र में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी का रुख जेडीयू से अलग है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे पर जनता दल यूनाइटेड का साथ देना चाहती है, और दे भी क्यों ना। जाहिर है दोनों पार्टियों का अस्तित्व मूलतः जातियों पर ही टिका हुआ है, और खास करके राष्ट्रीय जनता दल जो है उसका अस्तित्व पूरी तरह इसी पर टिका हुआ है, और वो ऐसे में नहीं चाहती है कि उसका क्रेडिट कोई और लूट करके चला जाए। और ऐसे में बिना बुलाए मेहमान की तरह वक्त बेवक्त राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड का साथी बनने की पेशकश करती रहती है, और जिसके तुरंत बाद राजनीतिक विशेषज्ञों की सुई वहीं घूमकर पहुंच जाती है जहां से सरकार बनती बिगड़ती है, यानी कि गठबंधन। पर क्या हो कि अगर एक ही मुद्दे को लेकर के दो गठबंधन का हिस्सा जो पार्टियां हैं उनके बीच अगर मतभेद है, और अगर ये मतभेद रोड़ा बनता है आने वाले वक्त में, तो समीकरण क्या हो? जब बिहार में उपचुनाव हो रहे थे तब भी ये समीकरण बन रहे थे। इसके अलावा भी कई ऐसे मौके आए जब राजनीतिक पंडितों ने तमाम कयास लगाने शुरू किए कि कैसे नई सरकार बन सकती है। और उसके साथ साथ चर्चा चिराग पासवान की भी है, क्योंकि लालू यादव ने उनको इशारों में साथ आने का ऑफर दिया था। लेकिन आज चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास धड़े की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि एमएलसी चुनाव को लेकर के लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में वो नहीं जाने वाले हैं, जिसके तगड़े समीकरण हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के हम बात करेंगे आज जनता जंक्शन शो में, और इन्हीं मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन शो देख रहे हैं। जातिगत आरक्षण एक लंबी बहस का मुद्दा है और इस पर एक गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। अगर कट शॉर्ट में हम समझने की कोशिश करें तो यही है कि भारत में जाति के आधार पर बहुत सारे लाभ उन जातियों को दिए जाते हैं जिनका एक लंबा इतिहास रहा है वंचित रहने का, वंचना सहने का, और इनकी एक संख्या भी है, उसी के आधार पर इनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाता है। लेकिन कई सामाजिक चिंतकों और राजनीतिक दलों की राय है कि बीते कई दशकों से जाति के आधार पर जनगणना नहीं हुई है, जिसकी वजह से वंचितों तक उचित लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया गया और राज्यों को ओबीसी वर्ग की पहचान करने का अधिकार भी दिया गया। इन दोनों संशोधनों ने कई संभावनाएं पैदा की, जैसा कि अब आरक्षण 50% की सीमा से ऊपर जा रहा है तो 50% की सीमा को भी अमान्य किया जा सकता है। दूसरा यह कि जब राज्य स्तर पर सरकारों को इस बात का अधिकार मिल गया है कि ओबीसी वर्ग की वो पहचान सुनिश्चित कर सकते हैं, तो वो उसी अनुपात में उन्हें आरक्षण का लाभ दे सकते हैं। तो एक तरीके से यह सामाजिक न्याय का तरीका है। लेकिन कुछ भी हो, राजनीति उससे अछूती नहीं रह सकती है, या यूं कहें कि कोई भी मुद्दा राजनीति से अछूता नहीं रह सकता है। तो अब कई राजनीतिक दलों को अलग अलग राज्यों में लग रहा है कि वो ऐसा करके ओबीसी और वंचित वर्गों के हितैषी बनकर उनका वोट भी ले सकते हैं। और दो कानूनी संभावनाएं और एक राजनीतिक संभावना ने जातिगत जनगणना की मांग को तेज कर दिया है। साथ ही मद्रास हाईकोर्ट का एक फैसला भी यहां पर बेहद जरूरी हो जाता है, जिसमें कोर्ट ने जातीय जनगणना को आवश्यक बताया है। और अगर हम देश के संविधान को समक्ष रखते हैं तो उसके आधार पर भी यही निकल करके सामने आता है कि जातीय जनगणना आवश्यक है विभिन्न जातियों के मध्य व्याप्त विसंगतियों का समाधान करने के लिए, और साथ ही साथ सभी वर्गों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति पर समय समय पर वाजिब अध्ययन के लिए इसका सकारात्मक एस्पेक्ट होता है। और अगर हम इसके सकारात्मक एस्पेक्ट को देखें तो इससे यह चीज भी पता चलेगी कि ऐसी जातियां जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक आधार पर तमाम योजनाओं, तमाम वंचनाओं से मुक्त हो गई हैं, उनको ओबीसी वर्ग से निकाल करके सामान्य वर्ग में शामिल किया जा सकता है, और साथ ही एससी और एसटी वर्ग के साथ भी ऐसा किया जा सकेगा। इसकी वजह से तमाम वंचित जातियों के उत्थान के नए अवसर बनेंगे, और साथ ही साथ हम सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की तरफ कदम भी बढ़ा सकेंगे। और तभी यह माना जा सकेगा कि हम सच्चे मायनों में विकसित और सफल राष्ट्र की श्रेणी में शामिल होने की काबिलियत रखते हैं, और हम समाज के सभी वर्गों का कल्याण सुनिश्चित करते हैं। ये तमाम बातें पक्ष में हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर इतना ही अच्छा है तो कुछ लोग और समझदार लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? तो इसको समझने के लिए हमें कुछ सवालों से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला सवाल कि क्या भारत में आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक पिछड़ापन सिर्फ जाति से ही जुड़ा हुआ है? क्या वाकई जातीय जनगणना होने से समावेशी विकास और नीति निर्माण को बल मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल इससे कि क्या हम समानता की राह पर बढ़ेंगे या फिर इससे अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा और एक अनंतहीन समय के लिए सामाजिक संघर्ष और ज्यादा बढ़ जाएगा
और खास करके जब हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं तो हमको समझना होगा कि बिहार में जाति का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें बिहार पिछड़ा क्यों है, तो उसकी वजह है जाति। अगर हम बात करें बिहार में इतने संघर्ष क्यों हुए और छोटी छोटी जगहों पर जो हत्याएं क्यों हुई, जिनको अगर हम जोड़ करके देखें तो पूरे देश के बड़े बड़े नरसंहारों में भी इतनी संख्या में हत्याएं नहीं हुई हैं जितना यहां पर हुआ है। अब दूसरी तरफ आते हैं कि बिहार की राजनीति कैसे चल रही है। 1989 में कांग्रेस के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे। 1990 में उनकी सरकार गई और तब लालू यादव मुख्यमंत्री बने, जो कि पिछड़ी जाति से आते हैं। उसके बाद से लेकर के साल 2022 चल रहा है, अब तक सारे मुख्यमंत्री गैर सवर्ण ही रहे हैं और 3-4 ही नामों के इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमती रही है। यानी कि बिहार की राजनीति पर एक तरफा कब्जा पिछड़ों का है। इसका साफ मतलब होता है कि सवर्णों में भी उपेक्षित रह जाने की भावना होगी। आज जो मुख्यमंत्री या जो भी नेता इस चीज की बात कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, उनको सबसे पहले इस सवाल का जवाब जनता को देना होगा कि जब 30 वर्षों से बिहार की राजनीति पर एक छत्र राज्य गैर सवर्णों का है, पिछड़ों का है, उसके बावजूद भी यह बात कहना कि पिछड़ों को इग्नोर किया गया है, यह किस पर आरोप है और यह किसकी गलती है। अब राजनीति के बड़े नामों पर चलते हैं। नीतीश कुमार, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, रामविलास पासवान, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, सुशील मोदी, ये बिहार के हाल फिलहाल के सबसे बड़े नेता हैं। और अगर इनमें से कुछ नाम देखें तो वो 30-40 वर्षों से बिहार की राजनीति में फुल फ्लैश में सक्रिय है। उसके बावजूद इन सारी पार्टियों का जातिगत जनगणना पर इकट्ठा होना और यह कहना कि पिछड़ी जातियां पीछे ही रह गई हैं, कहीं ना कहीं इनका ही दोहरापन दिखाता है। और संभवतः यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी इनके इस खेल में शामिल नहीं होना चाहती है, क्योंकि हम सबको पता है जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर जब भी चुनाव होगा उसमें विकास का मुद्दा कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा, उसमें जमीन के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे और बिहार एक बार फिर से अपने पुराने रूप में पहुंच जाएगा, जहां पर जिसके पास जितनी जाति उसके पास उतनी सीट, उसका उतना राजनीति में दखल, जो कि फिलहाल की अगर परिस्थिति देखें तो परिवर्तन की तरफ कहीं ना कहीं जा रहा है और एक बार फिर से घूम करके वहीं पहुंच जाएगा जो किसी भी सूरत में बिहार के लिए हितकारी नहीं है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से देखें तो उसकी राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर रही है और वो एक बड़े फलक पर अपनी राजनीति को देखती है, तो वो नहीं चाहती है कि एक राज्य में किसी और जाति और दूसरे राज्य में किसी और जाति का समर्थन करके एक तरीके से अपने वोटों का बंटवारा कर ले और यहां के फायदे के चक्कर में कहीं और का नुकसान करवा ले। बाकी राजनीतिक समीकरण की बात करें तो एक लंबा अरसा हो गया है जब ये धुंधली तस्वीर हम सबके सामने समय समय पर आती रहती है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी एक साथ आ सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे के लिए सॉफ्ट सिग्नल दिए हैं। ये तमाम चीजें काफी पुरानी चर्चा का हिस्सा है और इनमें फिलहाल कोई कंक्लूजन ढूंढना अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। इसके अलावा चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा भी साफ है। जब बिहार में उपचुनाव हाल ही में हुए थे तो उनका एक बयान आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि हमने कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसका साफ मतलब है कि वो लोग कांग्रेस से ज्यादा सीटें चाहते हैं और बिहार में चंद एमएलसी की सीटों पर वो अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं और अपने आप को हमेशा वो डील करने की सिचुएशन में बनाए रखना चाहते हैं। ये वो तमाम घटनाक्रम हैं जो बिहार की राजनीति में फिलहाल घटित हो रहे हैं और जातीय जनगणना आने वाले वक्त में एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है और इस पर सोच समझ करके फैसला लेना और चर्चा करना आवश्यक है। आपकी क्या राय है जातीय जनगणना को लेकर के, ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ आज की बड़ी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है और कैसी खबरें होनी चाहिए उसको लेकर के भी अपनी राय दे सकते हैं। जनता जंक्शन शो की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के अगले हिस्से की तरफ जो है इन शॉर्ट। सबसे पहली खबर पंजाब से और कोरोना से जुड़ी हुई अलग अलग हिस्सों से। पंजाब में कोरोना की रफ्तार खतरनाक तेजी का रूप धारण कर चुकी है। आज इटली से अमृतसर पहुंची एयर इंडिया की एक उड़ान से आए 125 यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हवाई अड्डा निदेशक वीके सेठ ने मीडिया को जानकारी दी। इसके अलावा एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। इसके अलावा देश भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र ने 9 राज्यों को पत्र लिख करके कोरोना जांच की सुस्त रफ्तार पर चिंता जाहिर की है। केंद्र की ओर से यह पत्र तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, मेघालय, जम्मू कश्मीर और बिहार सरकार को लिखा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि अपने अपने प्रदेशों में कोविड-19 जांच को बढ़ाएं, जिससे संक्रमित व्यक्ति को चिन्हित करके उसे पृथक किया जा सके। इसके अलावा एक खबर दिल्ली से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की और बुधवार को पंजाब में उनके काफिले में हुए सुरक्षा उल्लंघन का प्रत्यक्ष विवरण दिया। वहीं राष्ट्रपति ने सुरक्षा में गंभीर चूक पर चिंता जताई। इसके अलावा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भी उठाया गया। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने चीफ जस्टिस के सामने इस मामले को रखते हुए घटना पर रिपोर्ट लेने और पंजाब सरकार को दोषियों पर कार्यवाही करने का निर्देश देने की मांग की है।
इसके अलावा एक और खबर दिल्ली से ही। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का दावा है कि उसने विवादित बुल्ली बाई ऐप मामले में मुख्य आरोपी को असम से गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट ने बताया है कि उसने मुख्य साजिशकर्ता और गिटहब पर बुल्ली बाई ऐप बनाने वाले और बुल्ली बाई का मुख्य ट्विटर हैंडल संभालने वाले शख्स को असम से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान नीरज बिश्नोई, जिसकी उम्र 21 साल है, उसके रूप में हुई है। इसके अलावा एक खबर मध्य प्रदेश से, जहां पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के बाद उनकी लंबी आयु की प्रार्थना के लिए मध्य प्रदेश में भाजपा नेता मंदिरों में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल के गुफा मंदिर में जाप कर रहे हैं। इसके अलावा भोपाल के भाजपा विधायक भी मौजूद रहे हैं वहां पर। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में जाप कर रहे हैं। वे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में भी महामृत्युंजय का जाप करने जाएंगे। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं अगले हिस्से की तरफ, जो है आज का कानून। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिकाकर्ता पर 25 लाख का जुर्माना लगाते हुए कहा है कि थप्पड़ मारकर सॉरी बोलने की प्रथा खत्म करनी होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट की अवमाननापूर्ण आरोप लगाने वाली एक याचिका को खारिज किया और इसके साथ याचिकाकर्ता पर 25 लाख का जुर्माना भी लगाया और ऐसा ना करने पर उसकी संपत्ति से भू राजस्व के बकाया के रूप में राशि वसूल करने का आदेश भी दिया है। दरअसल दायर की गई याचिका में आवेदक ने दावा किया था कि वो संपत्तियों का प्रबंधन करने वाले तत्कालीन होलकर शाही परिवार के इंदौर स्थित ट्रस्ट द्वारा संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण के कथित घोटाले का विसल ब्लोअर था। याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीशों, राज्य सरकार के अफसरों तथा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। इस पर जस्टिस A.M. खानविलकर और जस्टिस सिटी रवि कुमार की पीठ ने कहा कि आवेदन में कहे गए कथन स्वीकार्य नहीं हैं। आवेदक ने उत्तराखंड हाईकोर्ट और राज्य सरकार के अधिकारियों पर आरोप लगाने का दुस्साहस किया है। कोर्ट ने कहा कि आवेदक को कुछ संयम दिखाना चाहिए और निराधार आरोप लगाने से बचना चाहिए। पीठ ने अपने फैसले में हरिद्वार के जिला कलेक्टर को 4 सप्ताह में आवेदक से पूरा जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। नसीहत एक शेर है, किसका है नहीं पता, लेकिन शेर काफी शानदार है। शेर कुछ यूं है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करता रहा है। बड़े बड़े लोग इसको मंचों पर पढ़ते हैं, जिसका साफ मतलब इतना ही होता है कि हम सभी तमाम उम्र एक गफलत पाले अपनी जिंदगी में जीते रह जाते हैं, एक गलतफहमी पाले रह जाते हैं और तमाम चीजें जो सच्चाई होती है, जो हमारी बेहतरी के लिए होती हैं, उनको हम कहीं ना कहीं इग्नोर करते रहते हैं। परिस्थिति, लोगों और तमाम चीजों पर दोष मढ़ते रहते हैं। इससे बचिए, बाकी मौज करिए। आज के जनता जंक्शन शो में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए जनता जंक्शन। रोज 9 बजे ये कार्यक्रम आता है, जिसमें हम बिहार, देश, दुनिया की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराते हैं, उस पर बातचीत करते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।